तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के अंग होते हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर एक पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस तो आप जानते ही होंगे, जैसे एक ट्रांसफार्मर काम करता है कि सभी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है और वह सभी कोशिका के अंगों को एक तरह से एनर्जी प्रदान करता है। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या फंक्शन है, यह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यह माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। हमने शुरू में बताया था कि आपको कि यह डबल लेयर मेम्ब्रेन में, यानी कि इसके पास जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर। इसमें जो है डीएनए मॉलिक्यूल भी है, यानी डीएनए भी पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को जो ऊपर उभरा हुआ है इसे मैट्रिक्स कहते हैं, और अंदर जो यहाँ पर डीप है इसे क्रिस्टी भी कहा जाता है। तो यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यह अनुप्रस्थ काट है, इसको काट के दिखाया गया है, नहीं तो आपको एक सेल के अंदर एक डॉट की भांति दिखाई देता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय किलोकर इन 1880। तो किलोकर ने सबसे पहले इसको 1880 में ढूंढा था, परंतु इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अदर में है कि फ्लेमिंग ने इसे शुरू में जब देखा था तो इसने फाइला कहा। फ्लेमिंग ने इसका नाम फाइला रखा था और अल्टमान वैज्ञानिक हैं, इसका नाम जो है बायोप्लास्ट कहा। तो इसका नाम उन्होंने बायोप्लास्ट दे दिया है। बाद में बेंडाजी आए और बेंडाजी ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा है। परंतु यहाँ पर जब किलोकर ने सन 1880 में ढूंढा था तो इन्होंने इसको इन तीनों में से कोई भी नाम नहीं दिया था, परंतु इन्होंने सबसे पहले कीटों की कोशिकाओं में, यानी जो कीट होते हैं इनकी पेशियों में देखा था, और इन्होंने इसी के कारण इनकी डिस्कवरी 1880 में मानी जाती है, जो सबसे पहली बार था, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय किलोकर इन 1880। कीटों के बीच के, यानी मान लीजिए कीट है, इन्होंने कीटों पर ऑब्जर्वेशन किया था और कीटों के अंदर इन्होंने देखा था उनकी पेशियों के अंदर। तो इनको जो है खोज का श्रेय पूरा इन्हीं को जाता है, किसको, किलोकर को। आगे है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। तो यह जो ऑर्गेनेल है इसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर और एक आउटर। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको पोरस के नाम से जाना जाता है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टी। जो यहाँ पर डीप है, जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसी हुई है, इस एक फोल्ड के रूप में है, और इसी फोल्ड को हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिस्टी है। तो जो अंदर जो है धसी हुई है डीप, इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। आगे है सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है इसकी एरिया कम होती है, जबकि अंदर वाली जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, जो यहाँ फोल्डेड फॉर्म में है, इसकी एरिया ज़्यादा होती है, क्योंकि यह कई बार जो है पूरी तरह फोल्ड है, इसलिए इसकी एरिया बढ़ जाता है। और इसका काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना एटीपी के रूप में। तो एरिया बढ़ने से यहाँ पर एटीपी का निर्माण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो यहाँ पर इनर और आउटर, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल भी है और राइबोसोम्स भी है। सो दे सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन्स। इसलिए यह अपने प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन खुद ही बना लेता है। नेक्स्ट है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल। यह किसी भी एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है।
ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल यानी कोशिकांगों में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कहोगे सर आप तो बताए थे कि पिछले क्लास में कि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा होता है, परंतु यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग के शरीर में सबसे बड़ा अंग माना जाता है लीवर, उसी प्रकार यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी में, क्योंकि हम लोग के शरीर में जितने भी एनिमल हैं, एनिमल सेल में आरबीसी पाई जाती है, और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी भी एक सेल है और उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है, ठीक है, वह एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 50 से 5000 के बीच में हुए होते हैं, यानी 50 to 5000। यानी कि अगर एक छोटा सा सेल है इसके अंदर 50 भी हो सकते हैं और 5000 के आसपास भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका डायमीटर देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डायमीटर होता है, एक तरह से हम व्यास मान लें इसको, तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 0.05 माइक्रोमीटर से यह होता है 1.1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसका ये आकार हो गया। हमने इसमें जो है आपको बताया है कि इसके नाम क्या क्या है। फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा है, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा है, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया किया है। परंतु सबसे पहली बार डिस्कवर कौन किया था, वो किए थे हमारे किलोकर ने सन 1880 में, यानी 1880 में किया था। अब देखते हैं इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किसी भी सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पावर हाउस का अर्थ होता है ऊर्जा गृह, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पावर जनरेट हो रहा हो, जहाँ बनाया जाता हो। तो हमारे सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इट कंटेन एंजाइम, यह जो है एंजाइम को भी बनाने का कार्य करता है, यानी कि एंजाइम को बनाने में सहायता करता है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन प्रक्रिया संपन्न होती है, जब ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें जो है एनर्जी रिलीज्ड होती है, यानी एनर्जी या पावर वो बाहर जनरेट होती है, यानी बनता है। तो एनर्जी बनता कैसे है, क्या करते हैं, जो फूड स्टफ है जो हम लोगों ने ग्रहण किया है, ऑक्सीडेशन एंजाइम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। कैसे टूटता है, देखिए यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज ले लें C6H12O6 और इसको हम रिएक्शन करवा दें 6O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से, तो यह बनेगा 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस 38 ATP की पावर जनरेट करेगा। तो क्या करेगा, फूड स्टफ ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी वाटर और 38 ATP की एनर्जी ATP के रूप में जनरेट करेगा। अब आगे देखते हैं, एनर्जी इज यूज टू द फॉर्म ऑफ ATP मोलिक्यूल, जो एनर्जी हमारा शरीर, हमारी सेल जो है एब्जॉर्व करती हैं, जो लेती हैं, वह ATP मोलिक्यूल के रूप में लेती हैं। यानी जब तक ATP के रूप में नहीं होगा तब तक हमारा शरीर ग्रहण ही नहीं करेगा। ATP इज नोन एज, जो ATP है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी, यानी ATP को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं ऑफ द सेल, यानी कोशिका के अंदर ATP को हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। आगे ATP इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर एनर्जी, यानी कि ATP का उपयोग हम एनर्जी के रूप में करते हैं। किसी भी सेल के अंदर हम ATP का उपयोग एनर्जी के रूप में करते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क मेकिंग केमिकल रिएक्शन, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क, जो एनर्जी होती है हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मैकेनिकल वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए, और मेकिंग केमिकल रिएक्शन, और शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इस एनर्जी का रिक्वायर्ड वहाँ पर होता है।
थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन प्रक्रियाएं, यानी कोशिकीय श्वसन। जो कोशिका के अंदर श्वसन प्रक्रिया हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है? ऑक्सीडेशन के थ्रू। यानी जब हम भोजन करते हैं और उस भोजन में फूड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, हमारे छोटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड क्या हो गया है? ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब हो गया। और जो हम श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वह ब्लड के माध्यम से वो हर एक कोशिका के पास जा रहा है। और जब हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स जब श्वसन प्रक्रिया करती हैं तो श्वसन के दौरान क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर नाक के माध्यम से कर देते हैं, और वाटर यानी कि जल बनता है। और जल के बाद जो है 38 एटीपी की एनर्जी यानी कि उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, जिसका हम यूज करते हैं मैकेनिकल वर्क एंड केमिकल रिएक्शन, मेकिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि अपने हम अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं और मैकेनिकल वर्क में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में देखा था, इसके पहले देखा था कि इसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। फंक्शन के बाद हमने देखा सेल क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से देख लेते हैं। अगर हाँ, एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है, जब एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जब अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर कुछ सिंगुलर प्लूरल का जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, अगर अनेक हैं, कई हैं, तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन हो गया। फंक्शन को फिर देख लेते हैं। इसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। यह एंजाइम बनाने में सहायता करता है और यह एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी उत्पन्न होती है वह एटीपी के फॉर्म में होती है। आगे हम इसको क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं, जो एटीपी है उसका नाम देते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। आगे जो है इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? एनर्जी के रूप में, सेल एनर्जी के रूप में, यानी किसी भी कोशिका के अंदर एनर्जी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी होती है, इसका हम किस काम में लेते हैं? मैकेनिकल वर्क में और मेकिंग केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के कार्यों में लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी के द्वारा हमारी कोशिकाएं श्वसन प्रक्रिया करती हैं। कोशिकाओं में श्वसन प्रक्रिया होता है किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।